नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देश में महंगी और लग्जरी कारों की बिक्री में खासा उछाल आया है। कारों की कुल बिक्री की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में 10 लाख से ऊपर की महंगी कारों की हिस्सेदारी 45% हो गई है। ऐसे में आज हम महंगी कारों की बढ़ती डिमांड पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर लग्जरी कारों की बिक्री में जो तेजी आई है इसके पीछे की वजहें क्या हैं। सेफ्टी फीचर्स और दूसरे जो लग्जूरियस फीचर्स हैं, क्या इस वजह से या फिर लोग अपनी कारों को अपग्रेड कर रहे हैं। और वहीं इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग ने भी महंगी कारों की डिमांड को आगे बढ़ाया है। तो ये किस तरह का रुझान है और फिलहाल फेस्टिव सीजन के दौरान किस तरह का रुझान है ओवरऑल ऑटो मार्केट में, और अगर आप कोई कार लेने की सोच रहे हैं तो इस वक्त आपके लिए बेस्ट कार कौन सी होगी, ये सारी बातें एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पहले महंगी और लग्जरी कारें इक्का दुक्का बिकती थी, वही सस्ती कारों की वेटिंग रहती थी। लेकिन अब लग्जरी कारों की वेटिंग है और सस्ती कारें स्टॉक में बिकने का इंतजार कर रही हैं। हैरान न हो, मौजूदा वित्त साल में कारों की कुल बिक्री में 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कारों की हिस्सेदारी 45% के करीब रही, जबकि ऑल्टो जैसी धुआंधार बिकने वाली कार की बिक्री जहां पिछले साल के सितंबर तिमाही में 48,000 यूनिट थी, वो इस साल के सितंबर तिमाही में सिमट कर 24,000 यूनिट पर आ गई। ये ऑटो सेक्टर के नए भारत की नई तस्वीर है। ये जानकर हैरानी हो सकती है कि बीते सितंबर क्वार्टर में छोटे सेगमेंट की कारों की कुल बिक्री में करीब 55% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में आने वाली 50 लाख के रेंज की BMW X1 की बिक्री में इस दौरान 56% का उछाल देखने को मिला। हाल ये है कि BMW iX1 की 1 साल की वेटिंग पीरियड है, जबकि ऑल्टो, एक्सप्रेसो, सेलेरियो जैसी कारों का 2 महीने का स्टॉक बिक्री की बाट जो रहा है। आपको हैरानी हो सकती है कि पिछले महीने BMW ने अपनी एंट्री लेवल SUV X1 का EV वर्जन लॉन्च किया। करीब 67 लाख की इस SUV को लोगों ने हाथों हाथ लिया। वही मर्सिडीज बेंज ने 4 करोड़ की कीमत वाली अपनी लग्जरी AMG G63 SUV ग्रैंड एडिशन लॉन्च की। इस कार की बुकिंग शुरू होने के महज 6 मिनट के भीतर 25 यूनिट बिक गई। खुद BMW का कहना है कि लग्जरी कार को लेकर भारतीय युवाओं में क्रेज बढ़ा है। खासकर पहली बार कार खरीदने वाले 31 से 45 साल की एज ग्रुप के करीब 76% खरीदारों ने लग्जरी कारों पर भरोसा जताया है। बिक्री के लिहाज से BMW के लिए पिछले 5 साल में ये सबसे शानदार साल रहा है। महंगी कारों की बिक्री में पिछले 5 साल में आए उछाल पर गौर करें तो पाएंगे कि वित्त साल 2020 में कुल कार की बिक्री में महंगी कार की हिस्सेदारी जहां 19% थी, वही वित्त वर्ष 2021 में ये बढ़कर 22% हो गई। 2022 में 30%, 2023 में 40% और वित्त वर्ष 2024 में आंकड़ा 45% हो गया। वही कार लोन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई तक इसमें 21.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। कारों की बिक्री में SUV की धमक बरकरार रही है। महंगी के अलावा लोअर सेगमेंट यानी 10 लाख रुपए या इससे अधिक की कीमत की SUV कारों को लेकर भी पहली बार के खरीदारों में आकर्षण देखा गया। जो पहले 7 लाख तक की कार खरीदने का मन बना रहे थे, उन पर 10 लाख या इससे अधिक कीमत की कार खरीदने का ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। महंगी कारों की बिक्री में उछाल को लेकर जानकारों का ये भी मानना है कि लोगों के कारों के अपग्रेड करने के चलते भी इस सेगमेंट में तेजी आई है। साथ ही लोग पैसों की बजाय फीचर्स और सेफ्टी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वही EV कारों ने भी महंगी कारों की बिक्री को बढ़ाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। आइए सबसे पहले आपकी परिचय करा दें आज के मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं वेंकेश गुलाटी साहब, चेयरमैन एकेडमी एंड रिसर्च फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि FADA के। बहुत बहुत स्वागत है वेंकेश जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अरुण मल्होत्रा जी जो कि पूर्व MD हैं निस्सान इंडिया के। मल्होत्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अविक चट्टोपाध्याय, को फाउंडर हैं एक्सपीरियल के और जाने माने ऑटो जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है अविक आपका भी। अविक, पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये फेस्टिव सीजन कैसा मूड माहौल दिख रहा है? जो आंकड़े बता रहे हैं कि हाई एंड कारों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और अब जो एंट्री लेवल कारें हैं ऐसा लग रहा है कि वहां से पूरी तरह से फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपका विश्लेषण क्या कहता है सर?
जी, एंट्री लेवल में जो हो रहा है वो काफ़ी मैं बोलूँगा उस पे काफ़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का एक ऑटोमोटिव मार्केट ग्रो करना है सस्टेनेबली, तो एंट्री लेवल सेगमेंट तो बढ़नी चाहिए। देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि इंडियंस आर गेटिंग रिचर। मैं ये नहीं मानता, मैं यही कहता हूँ कि द इंडियंस हु हैव मनी आर गेटिंग रिचर। लेकिन जिस तरीके से कम्यूटर लेवल टू व्हीलर सेगमेंट अगर ना बढ़े तो पूरी टू व्हीलर सेगमेंट में ग्रोथ नहीं होती है। उसी तरीके से अगर कम्यूटर लेवल या एंट्री लेवल फोर व्हीलर सेगमेंट ना बढ़े, उसको आप गाड़ी के रूप में दें या सेडान के रूप में दें या एसयूवी के रूप में दें, लेकिन जब तक एंट्री लेवल, मैं कह रहा हूँ एंट्री लेवल मतलब 3 लाख से सोचिए 5 लाख तक, जब तक वो सेगमेंट ना बढ़े, तो ये मार्केट की जितनी भी ग्रोथ हो, ये फेस्टिव सीजन में जितना भी ग्रोथ हो, ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। तो ये फेस्टिव सीजन आंकड़े जो बता रहे हैं, ट्रेंड जो बता रहे हैं, ये अच्छा होगा फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग सब यही देख रहे हैं कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 40 लाख फोर व्हीलर्स बेच सकते हैं कि नहीं। अगर बेचेंगे तो ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा। लेकिन फिर दीपक, मैं उसी बात पे वापस आऊंगा कि जब तक एंट्री लेवल सेगमेंट में ग्रोथ नहीं होगी, और पिछले क्वार्टर में एंट्री लेवल सेगमेंट में 75% डी ग्रोथ हुई है, जब तक उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, ये ग्रोथ सस्टेनेबल कभी नहीं हो सकता। आपने जब यहां से ही शुरुआत की है कि एंट्री लेवल कारों का रुझान कम होना ये क्या कहता है, तो इसी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बाकी मेहमानों से भी यही पूछते हैं। गुलाटी साहब, आपका इस पर टेक क्या है? क्या एंट्री लेवल कारों के प्रति रुझान कम होना, बिल्कुल सही कहा अविक जी ने कि कुछ लोग इसे सोचेंगे कि साहब इंडिया ग्रो कर रहा है, अब वो सस्ती कारों से पीछा छुड़ा रहा है, अब उसके पास पैसा आ गया है तो वो हाई सेगमेंट में जा रहा है। लेकिन क्या ये ऑटो इंडस्ट्री की सेहत के लिए, ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑटो स्पेस में ये सही रहेगा? आपका आकलन सर। तो देखिए, अविक जी ने बिल्कुल सही दुखती रत पकड़ी है। एंट्री लेवल कारों में डिमांड कम हुई है, और ये आज की बात नहीं, पिछले 2 साल से जब कोविड से हम बाहर निकले थे तब से ये हमने देखना चालू किया है। और फैक्ट ये है कि एंट्री लेवल कार की नहीं, एंट्री लेवल टू व्हीलर का भी यही हाल है। सो बेसिकली हिंदुस्तान का जो, भारत का जो एक तबका जो नॉर्मली यूज्ड कार से अपग्रेड करता है या जब पहली गाड़ी खरीदता है तो ऐसी एक इकोनॉमिकल गाड़ी खरीदता है जो एंट्री ठीक होती है उसके लिए, उस सेगमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम कोविड के बाद आई थी। चीजें अच्छी हो रही हैं, ग्रोथ आ रही है, बट उस सेगमेंट में अभी भी हमको एक चैलेंज दिख रहा है जिसकी वजह से सेल पे इफेक्ट है। ये बात अलग है कि कारों की अपेक्षा टू व्हीलर में फायदा नहीं हुआ, ओवरऑल इंडस्ट्री अभी भी डीग्रोन है। कार में ये क्या हुआ कि एक सेगमेंट जो हमसे कारें नहीं खरीद रहा था, एक जो युवा शक्ति थी जो ओला उबर या रेंटल पे चल रही थी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही थी, उनका इंटरेस्ट अब अच्छे फीचर्स वाली गाड़ियों में बढ़ा, जिसकी वजह से हमको प्रीमियम कार्स जो आप बात कर रहे हैं, बहुत महंगी नहीं, इवन नॉर्मल भी जो हम 10 से 15 लाख की गाड़ियों की बात करते हैं, उसमें उनका रुझान आया और हमें सेल मिलने लग गई। इसलिए जो एंट्री लेवल कार की डीग्रोथ है, जैसे अविक जी ने बताया, उसके बावजूद जो ये वाली कारों की ग्रोथ है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री फिर भी ग्रो कर रही है। बट इसी तरीके से अगर टू व्हीलर देखें तो टू व्हीलर, क्योंकि एंट्री लेवल टू व्हीलर नहीं बिक रहा, इंडस्ट्री डी ग्रो कर रही है। और ये पूरा ही गेम जो है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मार्केट को पूरी तरीके से अच्छी ग्रोथ पे लाने के लिए ये एंट्री लेवल कारें या एंट्री लेवल टू व्हीलर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ओवरऑल हमको एक नया तबका जो हमारे लोअर क्लास इनकम से मिडिल क्लास इनकम में शिफ्ट होता है, पहले यूज्ड कार या शेयरिंग कार में होता है, फिर उसके बाद नई कारें लेता है, वो ऐड करता है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री की डबल ग्रोथ होने में ये बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। तो इसलिए जरूरी है कि एंट्री लेवल कार पे मेहनत चाहे गवर्नमेंट, चाहे मैन्युफैक्चरर, चाहे हालात करें कि वो मार्केट को सपोर्ट करें। अच्छा, अब ये बड़ा दिलचस्प है और अरुण जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बड़ा दिलचस्प है कि एंट्री लेवल कारों से तो यहाँ पे तो डी ग्रोथ है ही है, साथ ही साथ में नए वर्ग जो हैं हाई एंड कारों के वो उभर रहे हैं। मसलन सेकेंड हैंड जो लग्जूरियस कार हैं उनका एक शानदार मार्केट पनप गया है।
जो टॉप हाई एंड कार्स हैं, जो अल्ट्रा लग्जूरियस कार्स हैं, उनकी आप सेल देख लीजिए। मर्सिडीज ने जो रिसेंट लॉन्च किया, 6 मिनट में 25 कारें आपकी बुक हो जा रही हैं। तो सर हो क्या रहा है? क्या वाकई में लोग अब सेफ्टी को ध्यान दे रहे हैं? क्या वाकई में लोगों के पास इतना पैसा आ गया है, या ये क्या है सर? थोड़ा सा आप अपना विश्लेषण दें। दीपक, जैसा कि विकेश ने कहा और आविक ने कहा, एंट्री लेवल पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। पर अगर हम इस जो वर्ड यूज करते हैं लग्जरी कार्स और प्रीमियम मास कार, लग्जरी कार जो हम बात कर रहे हैं जिनकी ग्रोथ आप कहते हैं कि 25 गाड़ियां 10 मिनट में बिक गई, चाहे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, वोल्वो, जैगुआर, ये बहुत छोटा नंबर है। अगर हम 4 मिलियन की इंडस्ट्री इस साल करते हैं, इनकी सेल आफ्टर ऑल दिस ग्रोथ 48,000 होगी, यानी कि 1.2% ऑफ द मार्केट। तो ये चैनलों की और पेपरों की सुर्खियों के लिए बहुत अच्छा है। तो एस्पिरेशन बढ़े हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, हमारी इकोनॉमी अब ज्यादा जीएसटी के बाद मेन स्ट्रीम में आ गई है। पर क्वेश्चन ये उठता है एंट्री लेवल कार्स का। अब एंट्री लेवल कार्स की प्रॉब्लम 2-3 है। एक तो जो हमारे कई नॉर्म्स आए हैं सेफ्टी के, एमिशंस के, कई सालों से, उनसे जो प्राइस इंक्रीज एंट्री लेवल कार्स का है उससे परसेंटेज इंक्रीज कहीं ज्यादा है। यानी कि एंट्री लेवल ऑल्टो जो 2.5 लाख की गाड़ी बिकती थी 4-5 साल पहले, आज 4.5 लाख की है, यानी कि उसकी कीमत 60 से 70% बढ़ गई है। जबकि और कारों में देखो इतना ग्रोथ नहीं है। और दूसरा जो तबका है उसकी भी परचेजिंग पावर नहीं है। दूसरी बात क्या हो रही है, तो एक तो एंट्री लेवल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ है कि कई चीजें, एस्पिरेशंस जो हैं, दिल मांगे मोर का जमाना है, एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है। तो कई फीचर जो लग्जरी माने जाते थे, लोग छोटी गाड़ियों में ढूंढ रहे हैं। तीसरा, फाइनेंसिंग बहुत जोर शोर पे है। तो इसके कारण कुछ लोग अलग एक सेगमेंट पे जा रहे हैं। पर जो आविक ने कहा और विकेश ने कहा, मास मार्केट जब तक क्रिएट नहीं होता, पिरामिड का स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता, तब तक मार्केट ग्रोथ नहीं कर पाती। आज हम बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत ग्रोथ हो गई, रिकॉर्ड सेल्स हो गई, पर अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें, 2018-19 से हम 15-20% ज्यादा है, वो भी कारों में। टू व्हीलर्स में तो उससे भी 15% कम है। तो इसको जरूरत यह है कि सरकार आज की तारीख में, चाहे वो 4 लाख की गाड़ी हो या 14 लाख की गाड़ी हो, जो 4 मीटर और 1.2 लीटर डीजल का टायर पूरा करती है, उनका एक्साइज जीएसटी सेम है। अब मुझे बताइए, जो 4 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, 14 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, उसका जीएसटी 28% सेम है, जो हाईएस्ट स्लैब है। ये कहीं ना कहीं एंट्री लेवल के लिए अगेंस्ट है। तो सरकार को कुछ करना है, कंपनियों करना है। कंपनियां बहुत छोटी गाड़ी बनाना ही नहीं चाहती, मार्केट कम है। तो एक विशियस साइकिल में फंस गया है। तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, इस पे असर पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अविक जी, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। क्या जानबूझकर ऐसा माहौल बन रहा है, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो कंज्यूमर सेंटिमेंट हो, चाहे वो सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा जो अतिरिक्त सावधानियां सरकार की तरफ से बरती जा रही हैं, क्या ऐसा माहौल बन रहा है कि ध्यान ही नहीं जा रहा कंज्यूमर का उस तरफ, एंट्री लेवल की तरफ, या अब कंज्यूमर तैयार है कि अब जाना ही नहीं उस तरफ? मैंने देखिए दीपक, ये ना एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, और मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद जरा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरे मायने में ये एक्चुअल सच है कि लालच दोनों तरफ है। सरकार की भी लालच है और इंडस्ट्री की भी लालच है। सरकार की लालच है कि भाई जितनी गाड़ियां बिक रही हैं उस पर जितना जीएसटी डालो, उतना तो रेवेन्यू होगा। इंडस्ट्री की ये लालच है कि मैं गाड़ियों का दाम बढ़ाते रहूं, मेरा पर व्हीकल, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करता रहेगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि मतलब रेगुलेशंस के वजह से, सेफ्टी के वजह से, एमिशन नॉर्म्स के वजह से दाम बढ़ रहा है, आरएम का मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, चिप्स के वजह से दाम बढ़ रहे हैं। आज हम देश में 40 लाख गाड़ी बेच रहे हैं। कल अगर इसी मार्केट की प्लानिंग हो 80 लाख गाड़ियों की, फिर प्राइसेस का क्या होगा? फिर तो प्राइसेस कम होने चाहिए ना, बिकॉज ऑफ स्केल, बिकॉज ऑफ मार्केट, बिकॉज ऑफ द शेयर प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी आपके कम हो जाएंगे, चिप्स के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। आपका जो टेक्नोलॉजी का जो एमोटाइजेशन है ऑफ एमिशंस या सेफ्टी, वो भी आज से डबल व्हीकल्स पे एमोटाइजेशन कॉस्ट की वजह से दाम कम हो जाएगा। तो आप 3-3.5 लाख रुपए पे आप एक गाड़ी बेच सकते हो which will meet all the latest safety and the emission norms, will also incorporate all the latest technologies,
एंड द फीचर्स। आज अगर हमारे देश में रिलायंस ये टेलीकॉम में कर सकता है, तो मारुति या hyundai या टाटा या महिंद्रा इसको गाड़ियों में क्यों नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि लालच है कि हम लोग एक एक गाड़ी पर ज्यादा पैसा बनाए। अब ये मैं कहूंगा ये बहुत ही शॉर्ट टर्म एक विजन है, सरकार का भी शॉर्ट टर्म विजन है कि जितनी बन रही है उस पर ज्यादा जीएसटी लगाओ। अरे सरकार भी तो देखे कि अगर मार्केट कल 80 लाख की होगी और उस पर अगर मैं आधा जीएसटी लगाऊंगा या 75% जीएसटी लगाऊंगा, उस पर भी मेरा रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा। अगर बिजनेस, अगर इंडस्ट्रीज या ऑटो मेकर्स देखें कि इफ आई कैन प्लान टू डबल my market, if I can plan to double my production capacity in this country and increase the penetration, आज भी दीपक गाड़ियों का penetration, फोर व्हीलर्स का penetration is only 25 out of 1000 people. ये कुछ नहीं है in a country of 1.4 billion. 1.4 billion तो आप छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं मिडिल क्लास एंड अबव 200 मिलियन है इस कंट्री में। हम लोग कितना बोल रहे हैं? 4 मिलियन गाड़ियां, ये भी कोई पेनिट्रेशन हो? एब्सोल्युटली। और एक और ये मैं तो अब इस पे देखिए, हम चाहते थे कि एक त्योहारों के टाइम पर एक आम आदमी को एक थोड़ा सा ये दिखाएं कि एग्जैक्टली उसको कौन सी गाड़ी लेनी है, लेकिन अविक ने जो शुरुआत में जो बात सेट की, अब बात उसी पे चली गई। एक दिलचस्प आंकड़ा जो अरुण सर ने भी कहा, मैं एक डेटा पढ़ रहा हूं जो मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है। 2018 में अगर आप देखें कि कितने करोड़पति थे, लगभग 81,000 के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने डिस्क्लोज की अपनी इनकम की 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। 2022 में ये हो जाता है 1,31,000, ये ऐसे लोग हैं। सर्ज आप देखेंगे तो 60% का सर्ज है। अब अरुण सर की बात मुझे वो बिल्कुल सही लग रही है, इतने सारे करोड़पति बढ़ गए, क्या इस अनुपात में करोड़पति गाड़ी ले रहे हैं? शायद नहीं। वो हाई एंड जो लग्जूरियस कार हम कह रहे हैं, शायद वहां पे भी उतना, जो पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, शायद वहां पे भी इतनी अभी खरीद नहीं हो रही है। तो ये माजरा क्या है? बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया इशू। थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन हमारा जो आपसे वादा था, त्योहारी सीजन में आपके लिए बढ़िया कार कौन सी होगी, इस पर भी मैं थोड़ा जरूर बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो महंगी कार बिक्री धुआंधार, क्या यही इस त्योहार में ट्रेंड रहने वाला है? और इसके आगे पीछे के विश्लेषण थोड़ा सा हम बिटवीन द लाइंस पढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ ही साथ। गुलाटी जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक जो ट्रेंड है जो देखने में आया है कि 31 से 45 साल के जो भारतीय खरीदार हैं, जो सबसे प्रोडक्टिव एज इस वक्त कही जाती है, इसमें एक तो कार खरीदने का क्रेज बढ़ा है और इसमें भी पहली बार जो कार ले रहे हैं सर, 76% कार जो है वो महंगी का मतलब मैं यहां पर बहुत महंगी नहीं, 10, 12 लाख, 15 लाख से ऊपर की कारों की बात कर रहा हूं। तो जो भी, यानी कि 76% इज अ बिग नंबर। यानी कि जो भी आज की डेट में 31 से 35 साल का आदमी सोच रहा है कि मैं कार लेने जाऊं, तो वो सीधा 12-15 लाख की कार सोच रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर कि इकोसिस्टम ही ऐसा बना दिया हमने कि छोटी कार की तरफ देखना ही नहीं है, या सेंटिमेंट ही बढ़ गया आपकी, नहीं भैया अब गाड़ी मतलब बड़ी गाड़ी? देखिए दीपक जी, ये नहीं कहा जा सकता है कि हमने इकोसिस्टम ऐसा बना दिया या सेंटिमेंट बना दिया। ओवरऑल हमारा कस्टमर की थिंकिंग में चेंज आया है। आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं 31 से 45 या इस एज में, ये एज ऐसी है, एक टाइम होता था जब पहले गाड़ियां जाती थी तो घर के बड़े बूढ़ों का बहुत सारा उनका एक डिसीजन मेकर होते थे। वो आज की डेट में डिसीजन मेकर गाड़ी खरीदने में हमारे बच्चे और यंग पीपल हो गए हैं जो अब खुद कमा रहे हैं और एक अच्छी सिचुएशन में। इस वजह से जब आदमी, एक यंग पर्सन एक गाड़ी का डिसीजन लेता है तो सिर्फ 4 पहिए की गाड़ी का डिसीजन नहीं लेता जो उसको घर से ऑफिस या कहीं स्कूल पहुंचाने के लिए बच्चों के लिए होती है। ये एक तरीके से अपने कह लीजिए अपने लिविंग रूम का एक्सटेंशन ढूंढता है, जिसमें उसको एसी की जो फील है या साउंड सिस्टम का जो बैस है, और जो इतनी डिम लाइट उसको जैसे चाहिए, ये सब चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। तो कोई भी आदमी जब आज गाड़ी खरीदता है, वो आकर के हम लोग से एज अ डीलर कभी भी अब सीसी या बीएचपी की बातें नहीं करता, टॉक की बातें नहीं करता। वो गाड़ी देखता है, उसके फीचर्स देखता है और तब डिसीजन लेता है। और आज की डेट में फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और कहा जाए पिछले 3-4 साल से जो हमारे भारत की कंपनियां, चाहे एमएनसीज भारत में बना रही है, जो गाड़ियां दे रही है, उसमें जो अच्छे फीचर्स ऐड हुए हैं और एक इकोनॉमिकल प्राइस में, वो बात ठीक है कि ये गाड़ियां 5 से 8 लाख से ऊपर बढ़ के 10 से 15 लाख के ब्रैकेट में आ गई हैं, लेकिन एक एसयूवी जो पहले हम 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख की बातें करते थे, आज एक कस्टमर को 9 लाख या 10 लाख की एंट्री प्राइस में एक एसयूवी एक नॉर्मल फीचर से मिलती है और अच्छे फीचर के साथ लगभग 12-13 लाख में मिल जाती है, जो आजकल के युवाओं को बहुत भाती है। तो जो सेगमेंट एंट्री लेवल का था या जो पहले हमसे बेसिक गाड़ी खरीदता था, वो सेगमेंट कम होता जा रहा है। और जो अब नए युवा उभर के आ रहे हैं, उनके लिए गाड़ी और ये और इसमें जो उछाल है वो जबरदस्त है अरुण सर। जी सर, बिल्कुल अरुण सर, इसमें उछाल जबरदस्त है। FY20 में 19% हिस्सेदारी थी इस तरह की जो कार्स हैं, अब वो FY24 में अभी 45% पहुंच गई, अभी, यानी कि डबल से भी ऊपर। तो ये ट्रेंड आगे भी रहेगा सर, लोग अब बड़ी गाड़ियां ही लेंगे, और अगर यही ट्रेंड रहा तो ये ऑटो मार्केट के लिए फिर क्या संकेत दे रहा आगे के लिए? जहां तक आंकड़े कहे, आपने सही कहा कि एवरेज टिकट साइज अब कारों का कोई 10 लाख हो गया है। तो एक तो जो, जैसे विंकेश जी ने कहा कि लोगों का एस्पिरेशन बढ़ गई है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल यंगर हो गया है, और उसके साथ जो फीचर्स का जो रुझान है, चाहे बेल्स एंड विसल्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज मैं मार्केटिंग के लिहाज से कहना चाहूंगा, इस समय अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसको हम 4 मीटर से कम कहते हैं, उसमें अगर मार्केट में जाएं तो आज कोई 15 से 20 मॉडल्स हैं मार्केट में चॉइस के लिए। हर तरह की रेंज में, हर तरह की प्राइस में, 9 लाख, 11 लाख, 13 लाख, डिपेंडिंग ऑन फीचर्स। जबकि अब छोटी गाड़ियों में जाओ, 3.64 मीटर्स के जो नीचे हम कहते हैं, उसमें मॉडल्स की चॉइस सिर्फ 3 है। तो जब ज्यादा प्लेयर किसी मार्केट में होते हैं और एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं और फाइनेंसिंग अवेलेबल है, तो रुझान उस तरफ होगा। और जैसा कि अविक ने कहा, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पेश किया कि भैया क्या ये ऑटो मार्केट के लिए रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, पर अगर आप ऑटो गवर्नमेंट के लिहाज से देखें और ऑटो कंपनी के लिहाज से देखें, जो टर्नओवर है ग्रोथ का, जो वैल्यू ऑफ टर्नओवर है, एक तो होते हैं आंकड़े, गाड़ी के आंकड़े 4 मिलियन हो गए, पर अगर उसको आप वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ग्रोथ कहीं बहुत ज्यादा है।
Alright, तो sir. कस्टमर्स का रुझान उस तरफ है, डिसीजन मेकर भी डिफरेंट है, तो ये एक इरिवर्सिबल ट्रेंड आ गया है। Alright, sir. अनलेस कोई ड्रामेटिकली पॉलिसी में चेंजेस किए जाए तो Absolutely. और नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़े उस सेगमेंट में, तो ये ट्रेंड थोड़ा इरिवर्सिबल। जी अविक जी क्विकली, ठीक है ये ट्रेंड अच्छा है, बढ़े आगे सबको, लेकिन भूमिका निभाने का मौका मिले। कंज्यूमर के लिहाज से ये सही है या नहीं है सर? ये जो महंगी कारों की तरफ लोग जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा चिंता इसलिए व्यक्त कर रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि इंडियंस बहुत जल्दी जो एस्पिरेशनल ट्रैप है उसमें भी फंस जाते हैं कई बार, और फिर आगे जाके परेशान भी होते हैं। तो कंज्यूमर के लिहाज से ठीक है सर ये? देखिए, कंज्यूमर्स जिनके पास पैसे हैं वो जाके बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, वो अपग्रेड कर रहे हैं गाड़ियों में, वेरिएंट्स में जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास फाइनेंसिंग पहले भी अवेलेबल थी, अब भी अवेलेबल है। इसके साथ सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं, आपके पास लीजिंग अवेलेबल है, आपके पास सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आपको गाड़ी 5 साल 6 साल तक ओन करने की जरूरत नहीं है, आप 3 साल बाद अब गाड़ी वापस कर सकते हैं। तो ये सारे कंज्यूमरिज्म की, मैं कहता हूँ, ये सारे factors and features have consumerism, which is good, which is perfectly okay. There's nothing wrong in that. This is just like the real estate growth जी. जो हुआ था इस देश में आज से सोचिए 5-6 साल एब्सोल्युटली सर, कि हर एक को एक 3 BHK खरीदना था। मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भाड़े के घर पे रह सकता हूँ Yes. और मैं पैसे बचा सकता हूँ उससे। तो फिलहाल इंडियन आज जो है जो अफोर्ड कर सकता है, अपर मिडिल क्लास, उसके लिए बिल्कुल सही है, उसके लिए माहौल भी अच्छा है। एब्सोल्युटली सर, अच्छा है, तो वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। कल शायद 3-4 साल बाद शायद उसमें रियलाइजेशन आए कि गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं थी यार। आई कुड हैव यूज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई कुड हैव यूज्ड शेयर्ड मोबिलिटी एंड आई कैन लिव माय लाइफ मच बेटर। बिल्कुल। और देखिए, वो देश, कंज्यूमर और समाज के लिए हितकार तो यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे अपना भरोसा जताएं, लेकिन इसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। आम आदमी सोच तभी बदलेगा जब सरकार फ्रंट से लीड करेगी। तो सरकार इस दिशा में क्या करती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ऑटो मार्केट के लिए अच्छे सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं। हाँ, वो एंट्री लेवल का सवाल जरूर छूट गया जो अविक ने शुरू किया था, उस पर सबको सोचना पड़ेगा कि ये जो डी ग्रोथ है एंट्री लेवल कार्ड्स की, ये लॉन्ग टर्म में क्या हमारी सेहत के लिए असर लेकर आएगी। बट फिलहाल त्योहारों में कार बाजार में बिक्री धुआंधार है हाई एंड गाड़ियों की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का वक्त निकालने के लिए आपका। अरुण सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विंकेश जी थैंक यू सो मच सर। अविक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।